गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि ABCDEF एक सम षटभुज है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। ठीक है, सम षटभुज का मतलब जानते हो क्या होता है? सम षटभुज बताओ। इसकी 6 भुजाएं समान होती है और जो 6 के 6 कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। 1 2 3 4 5 और 6 परिमाण के बल क्रमशः ABCBCDEDEF और AF के अनुदिश क्रियाशील है। अगली बात समझ में, निकाय का O पर एक बल और एक बल युग्म में समानयन कीजिए। देखो ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? निकाय का किस पर? O पर एक बल और बल युग्म में समानयन करना है। मतलब हमें क्या करना है, एक तो परिणामी बल निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, एक बल युग्म निकालना है। ठीक है, किस बिंदु पर? O पर। यानी कि जितने भी आघूर्ण में लूंगा वो कहां लूंगा, किसके सापेक्ष लूंगा? O के सापेक्ष लूंगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें किस बिंदु की बात करनी है, बिंदु O पर। तो इस बिंदु पर ही हमें परिणामी बल निकालना है और इसी बिंदु पर हमें परिणामी बल का क्या निकालना है, परिमाणी वो बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। ठीक है, और AB पर वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जिससे एकल परिणामी गुजरता है। अब सुनना, इस क्वेश्चन में परिणामी बल भी मिलेगा, वो भी नॉट इक्वल टू 0, G का मान भी मिलेगा, वो भी नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि जब R नॉट इक्वल टू 0 तो G नॉट इक्वल टू 0, तो केस थर्ड, स्थिति थर्ड हो जाती है। स्थिति थर्ड में क्या होता है बताओ, बताओ स्थिति थर्ड में क्या होता है, बताओ भाई। क्या होता है कि जो हमारा बल होता है वो उस बिंदु O से ना गुजरकर कहां से गुजरता है, उससे कुछ दूरी O डैश दूरी, O डैश दूरी पर बिंदु O डैश से गुजरता है और दी गई परिणामी बल की क्रिया रेखा के समांतर। ये पता है ना, केस थर्ड में ये कहा था हमने। तो हमें क्या करना है, AB पर वह बिंदु भी ज्ञात कीजिए जिससे एकल परिणामी गुजरता है। हमें वो बिंदु भी ज्ञात करना है जहां से एकल परिणामी गुजरता है। अब सुनो, देखो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखना, ये हमारा सम षटभुज हो गया। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं। सपोज हमने कहीं से भी नाम दे सकते, कोई जरूरी नहीं है। ABCDEF जैसे बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग दे लेते हैं हम। कैसे दिया है, कहां से दिया है, यहां से दिया है, ताकि हमारा अगर कोई बुक से भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर A दिया है, उसके बाद B C D E F, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कैसे भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं से भी शुरुआत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अब सुनो क्या बोला कि AB के अनुदिश बल कितना क्रियाशील है, मतलब AB मतलब कितना बल क्रियाशील है, A। डायरेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। CB यानी कि 2, CD यानी कि 3, DE या ED, ED 4, ED है ना इसलिए 4, और ये EF 5 और AF 6। तो ये सारे बल क्रियाशील हैं हमारे इन भुजाओं के ऊपर। अगली बात समझ में, तो देखो कहने का क्या मतलब है कि एक सम षटभुज है और उस पर उसकी भुजाओं पर इस तरह से बल क्रियाशील है और बिंदु O हमारा, ये बिंदु O हो गया। अब हमें क्या करना है, बिंदु O के सापेक्ष क्या निकालना है, बिंदु O पर क्या निकालना है, एक परिणामी निकालना है। भाई कितना परिणामी होगा, और बल युग्म का आघूर्ण भी निकालना है। ठीक है, तो बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ। एक काम करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, माना x तथा y, ऐसे कह देते हैं ये x हो गया और ये क्या हो गया हमारा, y हो गया। अगली बात समझ में, माना x तथा y निर्देशी अक्ष है। क्या है, निर्देशी अक्ष। निर्देशी अक्ष का मतलब होता है कि जिनके सापेक्ष हम जितना भी काम करेंगे, घटकों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, वो किनके सापेक्ष होगा, x और y के सापेक्ष होगा। निर्देश फ्रेम पढ़ा होगा तुमने, निर्देश तंत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है ना निर्देश तंत्र फर्स्ट ईयर में। इस तरह से कि जब भी कोई 3 रेखाएं इस तरह से x अक्ष और y अक्ष किसी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं हम,
निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये x, ये y और ये z होता है। इसमें किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश, जैसे ये कोई बिंदु है p x, y, z है, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, r वेक्टर बराबर xi के प्लस yj के प्लस zk के। ठीक है ना, कार्टेशियन की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से होता है हमारे पास। अब इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम क्या निकाल सकते हैं, किसी वस्तु का वेग निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं, पढ़ा है ना। ठीक है, अब सुनो, माना x तथा y क्या है, निर्देशी अक्ष है। ठीक है, तथा rx व ry बलों के ऐसे लिखो, rx तथा ry x तथा y अक्ष के सापेक्ष, x तथा y अक्ष के सापेक्ष बलों के वियोजित भागों के क्या है, बीजीय योग। बात समझ में आ जाएगी, क्लियर मामला। ये तो ऐसे लिखने के हिसाब से लिख दिया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बीजीय योग है। अब मैं तुमसे पूछूं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, Rx क्या होगा, क्या है प्रोसीजर जरा बताना। समषटभुज है, पहले तो ये बताना चाहिए कि इसके कोण कितने होते हैं। किसी भी बहुभुज में, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है, आंतरिक कोणों का योग वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। पढ़ा होगा 9वीं क्लास में, छोटी क्लास में। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो क्या करना है अपने को, सिंपली जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180। चलो बताओ चतुर्भुज का कितना होता है, चतुर्भुज का कितना होता है, सारे कोणों का योग 360। अब कैसे हुआ 360 समझना, इसको मिला दो, यहां से इस कोण से मिला दिया, ये एक कोण, ये एक कोण, ये एक कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180। इधर भी एक एक एक, तीनों कोणों का योग यानी कितना हो गया 2 इंटू 180। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं पंचभुज का क्या मामला है भैया, चतुर्भुज के बाद पंचभुज कितना होता है बताओ। क्या करोगे, इसमें क्या करो, त्रिभुज बना दो। क्या बना दो, त्रिभुज। कैसे भी बना सकते हो बताओ, त्रिभुज बना दो ना। अरे भाई हमें त्रिभुज के बारे में बताया, अगर हम देखें इसमें कितने त्रिभुज बना सकते हैं बताओ। ये एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, 1 2 3। इस एक त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 180 180, 3 इंटू 180, 18 दिया 54 540। षटभुज की बात करें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कितना होगा बताओ, कहीं से भी बना दो त्रिभुज। ये एक इस तरह से बन गए त्रिभुज, 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू 180। क्लियर मामला। तो 18 चौक 72। तो एक तरीका तो मेरे पास डायरेक्ट ये है कि मैं ऐसे लिख दूं कि भाई इसके आंतरिक कोणों का ये कितना होता है 720 होता है। दूसरा तरीका है कितनी भुजाएं हैं 6, तो 6 में 2 गया 4, 18 चौक 72, तब भी 720 आएगा। यानी कि षटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग, है ना। अरे भाई फॉर्मूला बनाओ, इससे देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 1 इंटू 180, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 इंटू 180 लिख सकता हूँ। इसको मैं 4 माइनस 2 इंटू 180 लिख सकता हूँ। इसको मैं 5 माइनस 2 इंटू 180 लिख सकता हूँ। इसको मैं 6 माइनस 2 इंटू 180 लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या बना, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अब सुनो बात को ध्यान से, हाँ बोलो। तो ये फॉर्मूला लिख लेना भाई तुम, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जो कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180 होता है। इसको लिख लो, मिटाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो, ऐसे एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, और लिख लेते हैं, ऊपर ही ऊपर लिख लेना, कहीं पर भी लिखो ऊपर ही ऊपर, है ना, क्वेश्चन में मत लिखना इसको। तो लिखो सम षटभुज के सभी कोणों का, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 6 माइनस 2 इंटू 180।
720 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री हो जाएगा। अतः प्रत्येक कोण कितना होगा 120, यानी 720। तो ये सारे कोण सेम होते हैं ना, सारे कोण क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सम यानी कि हम इसको लिखते हैं 6x बराबर 720, यानी कि x बराबर 120 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया 120 डिग्री, यानी कि ये सभी कोण कितना है 120 डिग्री। तो ये भी 120 है, ठीक है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, पूरा इस तरीके से। क्लियर मामला, बात समझ में आ जाएगी। अब सुनो, अब यहां पर क्या निकालेंगे हम, Rx निकालते हैं। Rx क्या होगा जरा बताना। शुरुआत कर लेते हैं हम, पहले 1 से शुरुआत कर लेते हैं, है ना, 1 से कर लेते हैं, 1 2 3 चलेगा टाइम। अब सुनो कितना होगा भाई बताना जरा मुझे। 1 इंटू कोस, ये होगा पाई प्लस 60। बताओ करना क्या है, करना क्या है ये बताओ। घुमा तो एक्स एक्स पे पटकना है, कैसे घुमाना है, एक तो क्लॉकवाइज लेके जाना है, दूसरी बात एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में तीर का निशान आ जाना चाहिए। आगे बात समझ में, क्लियर मामला। अब सुनो, हमारा एक्स अक्ष का है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक्स अक्ष बना दिया। तो ये उधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब इसको घुमाना है, निमिष इसको कितना घुमाना पड़ेगा, ये तो पता है ना भी कहाँ ले जाना है, इसको घुमा के यहां से यहां लाना है। दिख गया सभी को। तो कितना घुमा देखना, ये रेखा पर, ये रेखा है पूरी, रेखा के कोणों का योग कितना होता है 180, ये 120 है तो कितना बचा 60, कितना बचा 60। तो ये 60, एक तो 60 घुमाना पड़ेगा और एक ऊपर कितना हो गया 180, तो पाई प्लस 60, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं इसकी, तो भाई बोलो, अच्छा डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसकी बात करो, बताओ किधर लेके जाऊं, अरे ये एक्स अक्ष मान लो ना, जहां से बल शुरू होता है ना उसी बिंदु पर एक्स अक्ष मान लिया करो। मान लिया, घुमाओ, कितना घुमाना पड़ेगा 120, तो कितना हो गया हमारा 2 cos 120 प्लस 3 की बात करते हैं, 3 को कितना घुमाना पड़ा 0, यानी कि 3 cos 0 डिग्री। 4 का है ये रहा। अच्छा बताओ क्या करें, किधर लेके जाऊं, इधर से थोड़ी जाएंगे, घूम के लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो कैसे करें बताओ, देखना ध्यान से सुनना। ये ऐसा है घटक हमारा, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, न्यू मान लो कि 2-3 सवाल अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद घटक अपन थोड़ा स्पीड से गिराएंगे, क्योंकि इसका जो कोर्स है वो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। विशाल ध्यान दो इधर, ये हमारा, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमाओ, ये इतना और फिर ये, क्लियर। तो कितना घूमेगा जरा बताना, जरा बताना कितना घूमेगा, बताओ कितना घूमेगा, ऐसे समझो ना, देखना सुनना। ये पूरा कितना है 120 है, ये पूरा कितना है 120, तो ये कितना होगा 60, आधा समविभाजित करता है भाई ये एंगल इसको, तो ये 60 हो गया, 60 और 180 तो कितना हो गया 4 cos पाई प्लस 60, ठीक है मामला। आगे बात समझ में, बोलो, ठीक है, क्लियर है ना मामला। तो ये 60 हो जाएगा ना, 60, तो ये 60, तो ये तो 60 लाना पड़ा, तो यहां से लाकर यहां तक 60 लाए, फिर 180 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5 cos, 5 का क्या रूल है बताओ, 5 का क्या, 5 को कितना घुमाना पड़ेगा 120, क्योंकि ये 60 है, तो कितना घूमेगा 120, ठीक है। तो 5 cos 120 प्लस 6 का क्या है भाई बताओ मामला, 6 का तो 0 ही है, तो 6 cos 0, क्लियर, बस हो गया काम खत्म, ये निकल गया तो बाकी कुछ नहीं है सब। तो कितना हो गया Rx बराबर cos पाई प्लस 60। अब ये तो याद होनी चाहिए भाई तुम्हें सूत्र, है ना, सेकेंड ईयर में आगे तुम्हें याद होनी चाहिए। पाई प्लस 60 cos पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में, यानी कि ये पाई और ये तीसरे क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए। अब तीसरे क्वाड्रेंट में, अच्छा ये चीज समझाऊं या फिर आती है तुम्हें, आती है कंफर्म, मैं समझा देता हूं एक बार। तो देखो cos पाई प्लस 60 है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गए, पाई होने की वजह से कोस का तो कोस ही रहेगा,
बदलेगा नहीं, और पाई प्लस 60 कितना हो जाएगा। अब दिक्कत यह हो गई कि प्लस ले के माइनस ले, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्या है कोस, तो ये क्या लेना पड़ेगा हमें नेगेटिव। विशाल बात समझ में आ गई। दूसरा 2 कोस 120, 120 कितना होता है 90 प्लस 30, लिखूं या समझ जाओगे, लिख के देता हूं 90 प्लस 30, ठीक है 3 ये तो 1 into 1 हो गया, 4 कोस 60 और चिन्ह रहेगा माइनस का, ये कितना होगा 5 कोस 90 प्लस 30, ये कितना हो गया 6 कोस। एक काम करोगे सुनो, इसको है ना तुम कोस 0 ही रहने दो अभी, और ये कितना हो गया कोस 0, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत है क्या? और इसको भी तुम अभी कोस 5 प्लस 60 ही रहने दो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास Rx, ये कितना होगा माइनस का कोस 60, ये कितना होगा 90 प्लस 30, द्वितीय चतुर्थांश में 90 है तो बदलेगा, तो कितना हो गया साइन 30 प्लस माइनस, प्लस या माइनस लगेंगे, क्यों? क्योंकि 90 प्लस 30 है, 90 प्लस 30 तो द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस होता है, केवल साइन प्लस का होता है और कोसेक प्लस का होता है, जबकि कौन है ये कोस है, तो कोस कहेंगे रहेगा माइनस का। देखो आने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता मामला, जो पहले था ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम सोच रहे होंगे कि सर साइन आ गया फिर भी आप तो माइनस लगा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आने पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना हो गया 3 कोस 0 कितना होगा 3 into 1 माइनस कोस 60 कितना होगा। अच्छा यहाँ पर भी मैंने चेंज किया था यार, तो ये हो गया मेरा पाई प्लस, इसको मैं अभी वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ पहले के जैसा, है ना, भूल जाना भी मैंने कुछ चेंज किया इस लाइन में। तो ये कितना हो गया हमारे पास भी बताना, माइनस का कोस 60 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा माइनस का 5 साइन 30, ये कितना होगा 6 into 1। अब देखो इसमें तो तुम सीख ही लो फटाफट से भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो थोड़ा टाइम खराब करेगा। कोस 1/2 2 into 1/2 3 माइनस 4 into माइनस 5 into 1/2 प्लस 6, ठीक है। कितना हो गया Rx बराबर कट गया, तो माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 कट गया, माइनस 5/2 प्लस 6। देखना इन दोनों को जोड़ दो, 5/2 और आधा माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3, ये प्लस का 3 और ये कट गया, 2 में 2 और 1 3 हो गया, तो Rx बराबर कितना बच गया, क्लियर मामला। अरे भाई ये आधा और 2.5 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 तो प्लस का 6, तो Rx का मान कितना आ गया 3 आ गया। चलो बताओ Ry का मान क्या होगा, बोलो भाई, कुछ मत करो, ये जो लिखा हुआ है ना ये वाला, इसमें कोस की जगह क्या कर दो साइन, बोलो Ry साइन 5 प्लस 60, बोलो 2 कोस 90 प्लस 30 प्लस 3 साइन 0 प्लस 4 कोस 5 प्लस 60। उसके बाद बोलो साइन फिर प्लस 5 साइन 90 प्लस 30 प्लस 6 साइन 0। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो Ry कितना होगा साइन, इसको सोल्व करो, चलो फटाफट से सोल्व करके बताओ। ठीक है कितना है जरा बताना, साइन पाई प्लस 60, तो दिस इज
साइन 60 माइनस या प्लस, बताओ क्यों माइनस, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट प्लस का होता है, जबकि क्या है साइन, तो साइन माइनस करेगा। प्लस 2 कोस 90 प्लस 30 कितना होगा, बताओ 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 बताओ। अरे हाँ तो साइन कर देंगे, बताओ कितना होगा, कोस 30 प्लस या माइनस, साइन 90 प्लस 30 द्वितीय चतुर्थांश में, और साइन क्या होता है द्वितीय में प्लस का, और 90 है तो बदलेगा, ठीक है, तो प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया साइन 60 प्लस का माइनस का 4 साइन 60, ये कितना प्लस का 5 कोस 30, ये कितना 0। तो आर बाई कितना हो गया, माइनस का √3/2, ये कितना हो गया 2 √3/2, ये कितना हो गया √3/2, ये कितना हो गया 5 √3/2। सोल्व करो, आर बाई कितना बचेगा, देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4, तो माइनस का 5 √3/2, तो इन दोनों को मिलाकर तो ये कट गया, तो कितना बचा 2 से 2 कट √3, तो आर बाई कितना आया, है ना √3। क्लियर है मामला, लिखो आराम से करो, बस गलती ना हो जल्दीबाजी के चक्कर में। देखो अब क्या करेंगे हम कि हमें क्या निकालना है, बताओ क्या निकालना है, और निकाय का ऊपर एक परिणामी में हमने समाधान कर लिया, और दिशा भी हम एक काम कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो यहां लिखता हूं माना अच्छा पहले तो परिणामी निकाल लेते हैं अपन, है ना, परिणामी क्या होगा बताओ, परिणामी क्या होगा बताओ, अब r बराबर √rx² प्लस ry² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 3 यानी कि 12 यानी कि 2 √3, 4 दिया 12 हो जाएगा, ठीक है। माना परिणामी r ओ एक्स अक्ष के सापेक्ष या एक्स अक्ष के सापेक्ष ओ एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, कितना थीटा कोण बनाता है। तो हम क्या जानते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स, यानी कि tan इनवर्स आर वाई कितना है, बोलो √3/3, यानी कि tan इनवर्स 1/√3, यानी कि tan √3 इनवर्स √3 कितना होगा π/6, यानी कि कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का मामला हो गया। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा परिणामी, कितने डिग्री का बनाना चाहिए वैसे परिणामी 30 डिग्री, पर यहां नहीं बनाएगा, बनेगा तो 30 डिग्री का एक परिणामी भले कहीं से भी गुजरे, समझ रहे हो ना, ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। पर पता है अब दिक्कत ये हो गई कि अभी हम नहीं बता सकते कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये तभी पता चलेगा जब g0 = 0 होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आगुण निकालने पड़ेंगे। देखिए सभी नहीं है, अब सुनो, माना बिंदु O से समषटभुज की भुजाओं की जो दूरी है वो कितनी मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं, लंबवत दूरी। माना मूल बिंदु O से समषटभुज की भुजाओं की दूरी a है ना, भुजाओं की लंबवत दूरी, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी क्या है, a है। अब तुम कहोगे सर लंबवत दूरी की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखो हमें किसके सापेक्ष आघूर्ण निकालना है, मूल बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण निकालना है,
और जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकालना होता है और जो बल हमें दिए होते हैं, तो बिंदु से बलों के बीच में कैसी दूरी चाहिए होती है, हमें लंबवत दूरी चाहिए होती है। अगली बात समझ में। अब बल कहाँ क्रियाशील है, इन पर क्रियाशील है बल, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इस बिंदु से यहां तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या मान लिया कि ये दूरी कितनी है, ए है। ये दूरी कितनी है, ए। आगे बात समझ में, तो लंबवत दूरी कितनी हो गई, ए। अच्छा, ये दूरी भी लंबवत दूरी बना देता हूं मैं ना, ये ठीक है। ये लंबवत दूरी, लंबवत क्यों हुआ, ये लंबवत हो गया, और इस दूरी को मैंने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। अच्छा, ये ए है ना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी समषटभुज है, चारों तरफ से बराबर है। आगे बात समझ में, सभी तरफ से बराबर है। तो इस बिंदु से ये दूरी कितनी मान ली मैंने, ए मान ली। तुम पूछोगे कि सर दूरी क्यों मानी, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस बल का आघूर्ण निकालना है इस बिंदु के सापेक्ष, तो मुझे बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है, लंबवत दूरी हमें नहीं पता, तो हमने लंबवत दूरी क्या मान ली, स्मॉल ए मान ली। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत है क्या। अब सुनो, माना मूल बिंदु ओ से समषटभुज की भुजाओं की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, ए है। तब बिंदु ओ के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग, बोलो भाई कितना होगा, बीजीय योग क्या मान लिया मैंने, जी मान लिया, जी बराबर ये हो जाएगा। बोलो भाई, यहां पर ध्यान से समझना, आघूर्ण क्या होता है, बल का परिमाण इंटू उससे लंबवत दूरी। किसकी लंबवत दूरी, जिसके सापेक्ष हमें आघूर्ण निकालना है। तो पहले कोई सा भी बल पकड़ लेते हैं, हम एक को पकड़ लेते हैं। तो बल का परिमाण कितना है, एक, बल का परिमाण कितना है, एक, और इस बिंदु ओ से लंबवत दूरी क्या मान रखी है, एक, तो कितना हो जाएगा, एक इंटू एक, हो गया ना, बल का परिमाण इंटू इससे लंबवत दूरी। अब किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, जरा बताना। ये इस तरह का बना हुआ है, ऐसे ऐसे, देखो वहां पे बना हुआ है ना, ये डॉटेड लाइन है, ये बिंदु ओ है, तो घूमने की प्रवृत्ति कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया हमारा, पॉजिटिव। क्लियर है मामला, एक एक चीज सीखेंगे ढंग से। दो की बात करते हैं, तो वही दो, ये रहा हमारा, बल का परिमाण कितना है, 2, और लंबवत दूरी कितनी है, a, तो कितना हो जाएगा 2a। घूमने की प्रवृत्ति किधर प्रदर्शित करेगा, ऐसा है ना, ऐसे क्या करते हो तुम, ऐसे ही तो है, किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। अब बताओ 3 की बात करते हैं, लंबवत दूरी कितनी है, a, बल का परिमाण 3, तो 3 इंटू लंबवत दूरी कितनी है, a, तो 3a। अच्छा, प्लस या माइनस, विशाल प्लस या माइनस बताओ, प्लस। क्यों प्लस, क्यों, क्योंकि ये किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस। अब विशाल बताया, कोई नहीं बताएगा। बताओ अगला क्या लिखूं, बल क्या है 4, लंबवत दूरी कितनी है, a, तो 4 इंटू a, प्लस या माइनस, माइनस। क्यों, क्योंकि देखो ये इस तरह का बना, अभी इस तरह का बनेगा, ये किधर को, ये ऐसा बना, तो किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि नेगेटिव। तो हमें पता है कि जब क्लॉक होता है मामला तो नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉक होता है मामला तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये तो पता होगा सभी को, ठीक है। अगला होगा 5 है, अगला होगा 6, करके देख लेना, अल्टरनेट आएगा, ठीक है। तो जी कितना हो जाएगा, बोलो, 3 और 1 4, 4 और 5 9, जबकि ये कितना हुआ, 2 और 4 6, 6 और 6 12, माइनस के 12 प्लस के 9, यानी कि माइनस का 3 8, यानी कि आघूर्ण कैसा है बताओ, आघूर्ण ऋणात्मक आया। कैसा आया, ऋणात्मक, यानी कि परिणामी आघूर्ण कितना आया, ऋणात्मक। यानी कि जो परिणामी बलयुग्म बनेगा उसकी प्रवृत्ति किधर होनी चाहिए घूमने की, ऋणात्मक। कब आएगा आघूर्ण, कब आता है ऋणात्मक, जब कैसा लेते हैं हम, क्लॉक। यानी कि अब जो पता है क्या, अब जो हमारा वो बनेगा क्या, बलयुग्म बनेगा। पहले बलयुग्म हम किधर बनाते थे, ठीक है, इसकी प्रवृत्ति किसी किधर होती थी घूमने की, इधर, एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये इधर क्यों बनाते थे, क्योंकि हमारे पास प्रवृत्ति, क्योंकि हमारे पास जो आगुण आया था वो पहले सवालों में क्या आया था, धनात्मक आया था। धनात्मक कब आता है, जब प्रवृत्ति कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस वजह से मुझे ऐसा इधर बनाना पड़ा। पर इस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ क्या करना पड़ेगा, क्लियर मामला। तो इसको किधर को बनाना पड़ेगा, इधर। क्यों, क्योंकि जो हमारा आगुण आया, परिणामी आगुण, वो कितना आया, नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, जब उसकी प्रवृत्ति इधर होती है, घूमने की। क्लियर मामला, इसलिए ये ऊपर की तरफ बना। क्लियर, ठीक है। अब सुनो, ये जी कितना आया, -3। अब सुनो, अब हमें पता है कि अगर ये बिंदु O है तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, O डैश। हमारा जो परिणामी बल है वो कितना आया था, R बराबर 2√3। अब पता है जो परिणामी बल जो R है वो यहां से ना गुजरकर इस बिंदु A से या बिंदु O से ना गुजरकर कहां से गुजरेगा, बिंदु लंबवत दूरी O डैश से बिंदु O से दिए गए परिणामी की क्रिया रेखा के समांतर दिशा में गुजरेगा। आगे बात समझ में। अच्छा, ये दूरी क्या होती है, O डैश। यहाँ O डैश कितना होगा, G/R, यानी कि बोलो -3a/2√3, मतलब √3a/2 पर माइनस का। अब दूरी कभी ऋणात्मक होती है, नहीं होती, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। क्या लिखो भाई बताओ, तो O डैश जो है वो कितना आएगा, क्लियर। तो O डैश कितना जाएगा, मतलब क्या समझ में आया कि जो हमारा जो परिणामी जो बल आएगा वो यहां से ना गुजरकर इतनी दूरी से गुजरेगा और इस बिंदु से इधर गुजरेगा। क्लियर मामला, लिखो इसमें, लिखो जहां, ऐसे लिखो, हाँ लिख लो, चलो देखो। तो हमारे पास ये जो O डैश आया वो कितना आया, √3a/2। अब सुनो, परिणामी बल की क्रिया रेखा कहां से गुजरेगी, अतः परिणामी बल की क्रिया रेखा कहां से गुजरेगी, इसको O डैश माना है ना, कहां से गुजरेगी, परिणामी बल की क्रिया रेखा O डैश से गुजरेगी, जो कि दिए गए परिणामी R के समांतर है, R के समांतर है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनो, √3 × a/2 कितना होता है, a/2 से ज्यादा होता है, a/2 से कम होता है, बताओ। a/2 से ये संख्या a/2 से ज्यादा होगी, कम होगी, कम कैसे होगी, ज्यादा होगी। देखो √3 कितना होता है, 1.732 है ना। तो और ये कितना है, 1 × a/2, a/2 सेम है, 1 से बड़ा है 1.732, तो डेफिनेटली ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस चित्र को अगर मैं ऐसे बनाऊं, मध्य बिंदु बना देता हूं भैया, क्या कहूंगा, बोलो क्या किया। ये जो O डैश दूरी है ना, ये पूरी दूरी कितनी है जरा बताना, पूरी दूरी कितनी है, A। थोड़ा सही से बनाता हूं, ठीक है। ये पूरी दूरी कितनी है, A। तो ये आधी इतनी होगी, आधी से थोड़ी सी ज्यादा ये होगी। अब पता है, वैसे ये चित्र सही से नहीं बना, पर ये जब आगे से गुजरता ना, तो देखो कहां से गुजर रही है क्रिया रेखा,
ए एफ के मध्य बिंदु से गुजरेगी। है कहां से गुजरेगी क्रिया रेखा? ए एफ के मध्य बिंदु से, और ये गुजरेगी आपके ए बी के मध्य बिंदु से। चित्र क्या है, थोड़ा सही से नहीं बना हुआ है ये चित्र थोड़ा, क्यों? कारण क्या है, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जो आया ये नंबर आपके पास, ये जो दूरी है ये क्या है, बहुत ज्यादा है। बीसी के मध्य बिंदु से और एएफ के मध्य बिंदु नहीं, बीसी के से नहीं, ए बी के से। चित्र थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं बना, ठीक है? वो थोड़ा दिखाई देने में ऐसा है, बट ये गुजरेगी कहां से? ए एफ के मध्य बिंदु से, और ये कहां से गुजरेगी आपके पास? अच्छा, बीसी के मध्य बिंदु से। लिखो इसमें लिखो, इसमें लिखो क्या लिखा हमने? अतः परिणामी बल की क्रिया रेखा ओडेस से गुजरेगी, जो कि दिए गए परिणामी आर के समानांतर है। ठीक है, यह आसानी से देखा जा सकता है कि परिणामी की क्रिया रेखा, यह आसानी से देखा जा सकता है कि परिणामी की क्रिया रेखा कहां से गुजरेगी, किस किस के मध्य बिंदु से गुजरेगी बताना, बताओ? एक तो ए एफ और एक बीसी के मध्य बिंदु से गुजरेगी। तो देखो, परिणामी की क्रिया रेखा ए एफ व बीसी के मध्य बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो बहुत धीरे से बता रहा हूँ क्वेश्चन। देखो, समकोणीय कक्षों के सापेक्ष बिंदुओं 1,0, 0,2 और 2,3 के परितः किसी समतलीय बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग G1, G2 तथा G3 है। क्या बोला कि हमारे पास ये जो बिंदु है 1,0, इसके सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग G1 है, 0,2 के सापेक्ष G2 है, और 2,3 के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग कितना है? G3 है। तो परिणामी बल की दिशा द्वारा एक अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा निकालना है, सीधी सी बात है परिणामी बल। अब सुनो, इसमें परिणामी बल का नाम आ रहा है, मतलब हमें आर एक्स भी चाहिए और आर वाई भी चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे? देखो सुनो, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं बताओ, किसी बिंदु एच के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग क्या होता है भी बताओ? जी डैश बराबर क्या होता है? जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। क्लियर मामला? अब सुनो, किस बिंदु के सापेक्ष? पहले तो बिंदु 1,0 के सापेक्ष, ये पहला हो गया हमारा। इसके सापेक्ष क्या होगा मैं बताओ? जी डैश बराबर एच का मान कितना हो गया? 1, तो जी माइनस 1 आर वाई प्लस 0 आर एक्स, मतलब जी डैश बराबर, अच्छा जी डैश नहीं, आघूर्ण कितना है? G1 है। 1,0 के सापेक्ष आघूर्ण कितना है? G1 है। तो जी डैश की जगह क्या लेंगे? G1 आर वाई, समीकरण नंबर 1। दूसरा बिंदु बोलो 0,2 के सापेक्ष आघूर्ण क्या है हमारे पास? G2 है। तो G2 बराबर क्या होगा? G माइनस H की जगह 0 प्लस, ठीक है, कितना हो गया सुभाष? G2 बराबर G माइनस 2 आर एक्स, ठीक है, समीकरण नंबर 2। उसके बाद बिंदु 2,3 के सापेक्ष आघूर्ण बोलो G3 बराबर G माइनस 2 आर वाई प्लस 3 आर एक्स, समीकरण नंबर 3। यहां तो कोई दिक्कत? सारे आघूर्ण निकाल लिए। अब सुनो, अब इनको हल करेंगे भाई हमें आर एक्स आर वाई चाहिए, 3 समीकरणें हैं और हमें आर एक्स आर वाई का मान निकालना है। एक काम करते हैं, देखना, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1 करना। तो देखिए 2 में से 1 को घटाओ तो क्या आएगा बताना। तो G2 माइनस G1 बराबर G से G कट जाएगा और क्या बचेगा? 2RX प्लस RY। क्लियर मामला? नहीं ये बात समझ में? इसमें से इसको घटाओ तो G2 माइनस G1
जी माइनस जी कट गया, 2rx माइनस माइनस प्लस ry। क्लियर? इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2 करना। तो जरा 3 में से 2 को घटाओ, यानी कि इसमें से इसको घटाओ तो क्या आएगा, g3 माइनस g2 बराबर, g से g कट गया, माइनस का 2ry प्लस का 3rx माइनस का 2rx। नहीं बात समझ में? घटा लोगे, इसमें से इसको घटाओ, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो g3 माइनस g2 बराबर कितना होगा, rx माइनस 2ry, समीकरण नंबर बी। अब क्या करो, rx ry, तो दोनों को क्या कर दो, एक बार तो दोनों को देखना, सुनो मेरी बात। समीकरण नंबर ए व बी से हल करो इनको, तो क्या होगा देखना, g2 माइनस g1 बराबर 2rx प्लस ry, ये तो जैसी की जैसी लिख दी, और g3 माइनस g2 बराबर rx माइनस 2ry, ये भी जैसी की जैसी लिख दी। एक काम करते हैं, इसको तो 2 से गुणा कर देते हैं और इसको 1 से गुणा कर देते हैं। कितना हो गया, 2g2 माइनस g1 बराबर 4rx प्लस 2ry, g3 माइनस g2, बोलो क्या, हाँ 2, ठीक है। तो कितना हो गया, g3 माइनस g2 rx माइनस 2ry, ये कट गए, कितना बचा बताओ, जोड़ो इनको, कितना होगा भाई बताओ, 2g2, इनका नहीं होगा चिन्ह चेंज, प्लस और माइनस पहले से कट गए तो जोड़े हैं डायरेक्ट अपन ने, तो कितना होगा भाई बताओ, 2g2 और एक g2 यानी कि g2, एक g2 बचेगा, माइनस का 2g1 प्लस का g3 बराबर 5rx, ये दोनों जोड़ दिए ना, इसमें ये तो g2 माइनस 2g1 g3 कर लेना यार, इसको तो तुम कर सकते हो है ना। तो g2 माइनस 2g1 प्लस g3 अपॉन 5। इसी प्रकार ry भी बताओ, ry के लिए क्या करोगे, इनको हल कर लेना दोनों को। तो ry कितना आएगा भाई हमारे पास बताओ, ry कितना आएगा, g2 ये आएगा 3g2 माइनस g1 माइनस 2g3 बटा 5, तो rx भी आ गया, ry भी आ गया। क्लियर है मामला? अब क्या करोगे, थीटा निकालो, परिणामी बल निकालने की जरूरत नहीं है, थीटा निकालो, tan इनवर्स ry बाई rx, बोलो कितना होगा, इसको लिख दो tan थीटा, tan इनवर्स को इधर भेज दो, ry कितना है 3g2 माइनस g1 माइनस 2g2 बटा 5 बटा rx कितना है g2 माइनस 2g1 प्लस g3 बटा 5 से 5 कट गया, क्या आंसर आया, tan थीटा बराबर बोलो 3g2 माइनस g1 माइनस 2g2 बटा g2 माइनस 2g1 प्लस g3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक सवाल 1 घंटे में, दूसरा सवाल 5 मिनट में, अपने हाथ की बात है।